स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लोक प्रशासन के क्षेत्र की। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र जो है एक विवादास्पद विषय है, क्योंकि अभी तक लोक प्रशासन का कोई निश्चित क्षेत्र निर्धारित नहीं हो पाया है। इसके ऊपर विभिन्न अलग अलग विद्वानों द्वारा जो दिए गए हैं विचार और दृष्टिकोण, उन सबको हम वन बाय वन देखते हैं। तो किसी विषय का लोक प्रशासन का क्षेत्र ये देखते हैं। किसी विषय का क्षेत्र वह परिधि यानी वह स्पेयर होता है, एरिया होता है जिसमें उस विषय के समस्त कार्य, सारे कार्य और विशेषताएं सम्मिलित हो जाती है। तो अभी तो ये मुश्किल कार्य है कि लोक प्रशासन वास्तव में कार्य क्या करता है। क्या केवल वह नीति का क्रियान्वयन करता है या नीति निर्माण में भी भागीदार है। दूसरा, क्या उसका संबंध केवल कार्यपालिका शाखा तक है या सरकार के तीनों अंगों तक है। तो इसलिए ये कुछ ऐसी व्यावहारिक कठिनाइयां हैं जिसके कारण से लोक प्रशासन का क्षेत्र तय नहीं हो पा रहा है। हम इनको देख लेते हैं। इस दृष्टि से लोक प्रशासन अभी का क्षेत्र अभी अस्पष्ट है, क्योंकि कुछ बाधाएं हैं। पहले तो है कि ये एक नया विषय है। जैसा कि मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया, 1887 में इस विषय का जन्म हुआ और लगभग 130-33 साल पुराना विषय है, इसलिए इसका क्षेत्र अभी निर्धारित नहीं हो पाया है। दूसरा है एक सर्वमान्य परिभाषा का अभाव, अर्थात लोक प्रशासन में क्या शामिल किया जाए, उसके कार्यों को लेकर खास तौर से कि क्या वह केवल कार्यपालिका से संबंधित है या सरकार के तीनों अंगों से संबंधित है। क्या नीति निर्माण में भागीदारी निभाता है या केवल क्रियान्वयन ही करता है। तो इस प्रकार से एक सर्वमान्य परिभाषा लोक प्रशासन की अभी तक नहीं बन पाई है। फिर है आधुनिक राज्य का स्वरूप और कार्यों में तेजी से बदलाव होना। आज जो कार्य है 1991 या 1980 के दशक के बाद जो उदारीकरण चला है वो जो है, और 1947 या 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कार्य थे कल्याणकारी राज्य के, निश्चय ही आज भी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, लेकिन उदारीकरण के बाद राज्य के कार्यों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े अंतराल पर राज्य के कार्य वास्तव में क्या है, उसकी प्राथमिकताएं क्या है, ये बदलते जा रहे हैं। ये हम देख सकते हैं अगले पॉइंट में। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, तीन ये शब्द हैं, इनको समझे। उदारीकरण का आशय है कि सरकार के जो नियम और प्रक्रियाएं हैं उनको ढीला बनाना या उनको इस प्रकार से सरल बनाना कि प्रत्येक व्यक्ति अपने उद्योग, अपने कारखाने, अपने कामकाज को आसानी से स्थापित कर सके। अर्थात लाइसेंस राज जो है, हर चीज़ के लिए जो लाइसेंस लेना पड़ता है उसको कम से कम करना। फिर निजीकरण का आशय है कि सरकार के अधीन जो इकाइयां हैं, जिन्हें हम PSU कहते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या अंडरटेकिंग्स, उन इकाइयों को प्राइवेट सेक्टर को सरकार द्वारा बेचना, यानी उनमें जो सरकार का हिस्सा लगा है वो हिस्सा कम करना और प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा बढ़ाना। भूमंडलीकरण का आशय है कि एक देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ इस प्रकार से जोड़ना कि श्रम, पूंजी, टेक्नोलॉजी, इनका जो आवागमन है वो बिल्कुल निर्बाध हो सके। इसका अर्थ है कि पूरे विश्व को एक ग्लोबल विलेज के रूप में कन्वर्ट करना। तो ये तीन जो है 1980 से के दशक से यह लहर चली। भारत में भी आप सबको पता है 1991 में उदारीकरण लागू किया गया और भारत भी उदारीकरण के मार्ग पे बढ़ रहा है। नवीन लोक प्रशासन एक आंदोलन 1968 के बाद जो है शुरू हुआ और उसने परंपरागत लोक प्रशासन की काफ़ी आलोचनाएं की और इस विषय में क्या शामिल किया जाना चाहिए इसके क्षेत्र को मंथन की स्थिति में ला दिया। नवीन लोक प्रशासन हम आगे की वीडियो में देखेंगे डिटेल में, फिलहाल इसमें इतना ही रखते हैं। तो फिर भी लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझने के लिए कुछ विद्वानों के जो दृष्टिकोण हैं, इन दृष्टिकोण का अध्ययन हम करते हैं।
तो सबसे पहला है संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण कहता है कि लोक प्रशासन का संबंध केवल किससे है? कार्यपालिका शाखा से। पहली चीज़ तो यह है, न्यायपालिका और विधायिका से लोक प्रशासन का संबंध नहीं है। अब इसमें भी कहा है कि कार्यपालिका के भी सारे कार्य लोक प्रशासन के क्षेत्र में नहीं आते, बल्कि केवल लोक नीतियों और कानून को व्यावहारिक स्तर पर क्रियान्वित करना ही लोक प्रशासन का कार्य है। इसका मतलब ये हुआ कि लोक नीतियों और कानूनों का निर्माण करना लोक प्रशासन का कार्य नहीं है, ये कार्य है राजनीतिज्ञों का। तो ये गतिविधियां लोक प्रशासन की परिधि से बाहर है, इसलिए इसको बड़ा संकुचित, यानी ये तीन जो सरकार के अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और व्यवस्थापिका, तीन में से केवल कार्यपालिका को लेता है और कार्यपालिका में भी केवल क्रियान्वयन यानी नीतियों और कानूनों को क्रियान्वयन उसको शामिल करता है। शेष कार्य को यह यानी नीतियों का निर्माण जो है वो राजनैतिक कार्यपालिका जो है उसके लिए छोड़ देता है। तो आगे लिखा है, इस प्रकार ये दृष्टिकोण राजनीति प्रशासन द्विभाजन पर आधारित है। बिल्कुल ये जो है वुड्रो विल्सन ने ये बात कही थी कि प्रशासन अलग है, राजनीति अलग है। आगे हम देखेंगे जब प्रशासन का विकास पढ़ेंगे तो ये द्विभाजन का दृष्टिकोण देखेंगे। और इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति का कार्य है नीति निर्माण करना और प्रशासन का कार्य है नीतियों का क्रियान्वयन करना। तो ये जो दृष्टिकोण है क्रियान्वयन और निर्माण को अलग अलग करता है, ये इसलिए राजनीति प्रशासन पर आधारित है। कुछ विद्वान जो इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं उनमें है सबसे पहले साइमन है, हर्बर्ट साइमन, लोथर गुलिक है, मैक्वीन है और मर्सन जैसे कुछ विद्वान इस दृष्टिकोण के संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक माने जाते हैं। आगे देखिए, इस दृष्टिकोण की कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी है। इस दृष्टिकोण के ने जो है लोक प्रशासन को सीमित मगर निश्चित क्षेत्र, ये एक खूबी है इसकी कि लोक प्रशासन क्षेत्र के लिए जो भटक रहा है उसको इसने समाप्त किया, एक छोटा क्षेत्र दे दिया, लेकिन वो निश्चित है कि भाई लोक प्रशासन का ही यह क्षेत्र है और वो क्षेत्र क्या है? लोक नीतियों कानूनों का क्रियान्वयन। लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष है कि लोक प्रशासन की व्यावहारिक भूमिका की उपेक्षा की। व्यावहारिक भूमिका यह है कि व्यवहार में लोक प्रशासन सरकार के सभी कार्यों में हिस्सा लेता है, भागीदारी निभाता है, यानी नीति निर्माण में भी हिस्सा लेता है। और नीति निर्माण में कैसे हिस्सा लेता है? प्रशासक तीन प्रकार से नीति निर्माण से संबंधित हैं, ये तीन प्रकार हमें देखना है। यानी नीतियों का क्रियान्वयन ही नहीं करता, नीति के निर्माण में भागीदारी कैसे? समझिए, मंत्री जो होते हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होके आते हैं और कई तो ऐसे भी व्यक्ति मंत्री बनते हैं जो पहली बार चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, या फिर दूसरी बार चुनाव जीते हैं वो मंत्री बन जाते हैं। यानी मंत्रियों का जो अनुभव है वो लोक प्रशासकों से काफ़ी कम होता है। तो इसलिए उनको तथ्य, आंकड़े, सूचनाएं और परामर्श प्रदान करना लोक प्रशासक का कार्य है। तो लोक प्रशासक जैसे ही उनको तथ्य, सूचनाएं, आंकड़े और सलाह प्रदान करते हैं वैसी ही वो मंत्री नीति बना लेते हैं। दूसरी चीज़, अधीनस्थ विधायन। अधीनस्थ विधायन का अर्थ होता है कि नीतियाँ जो होती है वो लोक नीति एक स्थूल विचारधारा है, वास्तव में लोक नीति में डिटेल नहीं होती। जैसे सरकार की नीति है गरीबी समाप्त करनी है, ये एक लोक नीति। अब गरीबी समाप्त करने के लिए प्रशासकों को स्वयं के स्तर पर नीतियाँ बनानी पड़ती है, छोटी नीतियाँ या अधीनस्थ नीतियाँ बनानी पड़ती है। इस प्रकार से नीति निर्माण में इन्वॉल्व हो गए। कुछ कहते हैं कि प्रशासक को जब कानून और ये लागू करना होता है तो उपनीतियाँ, कई बार मान लीजिए कि मेजर या स्थूल नीति कार्यपालिका की राजनीतिक शाखा बना देती है, लेकिन उन नीतियों को लागू करने के लिए बहुत से कार्यक्रम, योजनाएं, उपनीतियाँ, उपनियम बनाने पड़ते हैं और वो सब कार्य प्रशासक करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रशासक स्वयं के स्तर पर भी नीतियाँ बनाते हैं और जब राजनीतिक सत्ता यानी कार्यपालिका, जिसे हम कहें कि मंत्री परिषद यदि नीति बनाती है तो उसके लिए आवश्यक सूचनाएं, आंकड़े भी प्रदान करते हैं और जैसी सूचनाएं, आंकड़े, परामर्श वो देते हैं वैसी नीति
बन जाती है। तो ये इस दृष्टिकोण की सबसे बड़ी कमी यह है। इसकी खूबी तो यह है कि इसने लोक प्रशासन का एक निश्चित क्षेत्र दे दिया, एक भले ही वो छोटा इस दृष्टि से कि केवल क्रियान्वयन तक सीमित रखा, लेकिन फिर भी सर्टेन स्कोप है। लेकिन इसकी कमी यह है कि प्रशासक व्यवहार में नीति निर्माण में भी भागीदारी निभाते हैं, हम देख चुके हैं विभिन्न तरीकों से, तो उनकी इसने उपेक्षा कर दी है। अब दूसरा दृष्टिकोण देखते हैं, व्यापक दृष्टिकोण। ये बिल्कुल संकुचित दृष्टिकोण से अलग है। तो व्यापक दृष्टिकोण में दो बातों का समावेश किया गया है। प्रथम, लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित है। जहाँ पर संकुचित दृष्टिकोण कहता है केवल कार्यपालिका से, कार्यपालिका में भी पूरी कार्यपालिका नहीं बल्कि केवल क्रियान्वयन करने वाली कार्यपालिका से संबंधित है। दूसरा है ये दृष्टिकोण, ये जो है तीनों को शामिल कर रहा है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसके बाद अगला पॉइंट है इसी में दूसरा, वो ये कहता है कि लोक प्रशासन नीति निर्माण के साथ साथ नीति क्रियान्वयन के साथ साथ नीति निर्माण में भी भाग लेता है। तो इस प्रकार से जो संकुचित दृष्टिकोण की आलोचना जो थी उसको एड्रेस किया है। तो ये व्यापक दृष्टिकोण इसीलिए है, पहला तो ये सरकार के तीनों अंगों से संबंधित है, दूसरा कि सरकार की जो नीतियां बनती है उसमें भी ये भागीदारी निभाता है। इसके समर्थक जो है वाल्डो, भागीदारी किस प्रकार से निभाता है ये आलोचना जो ऊपर देखी उसके 3 पॉइंट, परामर्श, अधीनस्थ, विधायन, इसमें देख चुके हैं। इसके समर्थक है देखिए वाल्डो, ड्वाइट वाल्डो, विलोबी, एल.डी. वाइट, निग्रो, मार्क्स, फिफ्नर आदि जो विद्वान हैं इस दृष्टिकोण के बड़े समर्थक माने जाते हैं। तो इसके अनुसार कैसे कैसे ये संबंधित है, देखिए तीनों अंगों से कैसे संबंधित है और किस प्रकार से ये नीति निर्माण में भागीदार निभाता है। तो नीति निर्माण में भागीदारी निभाने के हम 3 पॉइंट ऊपर देख चुके हैं कि इस प्रकार से नीति निर्माण में भागीदारी निभाता है। लेकिन सरकार के बाकी अंगों से ये कैसे संबंधित है ये हम देखते हैं। देखिए इसमें आगे लिखा है, इसके अनुसार विधायिका में विधेयक पारित होते समय और न्यायपालिका में मुकदमों की सुनवाई के समय भी प्रशासनिक कार्रवाइयाँ होती है। विधेयक जो पारित होते हैं, विधेयक का निर्माण करना, पहले तो विधेयक का निर्माण कार्यपालिका करती है और संसद में प्रस्तुत करती है, विधानसभा में प्रस्तुत करती है सरकार। तो उस विधेयक का निर्माण वास्तव में कार्यपालिका प्रशासन के सहयोग से ही करती है। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद वो विधेयक जब कार्यपालिका, विधायिका में जब उस विधेयक को पारित होने की कार्रवाई चलती है तो उस समय भी प्रशासन का महत्व होता है। एक है जितने भी मुकदमे हैं उनकी सुनवाई जब होती है न्यायालय में, तो सुनवाई के दौरान चाहे गवाहियाँ हो, चाहे विभिन्न प्रकार के सूचनाएं, तथ्य एकत्र करना हो, उस मुकदमे से संबंधित जांच करनी हो, ये सारा कार्य पुलिस प्रशासन द्वारा किया जाता है। इसलिए कहा है कि न्यायपालिका से भी काफ़ी हद तक वो रिलेटेड है। लेकिन अब इसकी आलोचना देखिए, आलोचकों के अनुसार ऐसा करने से लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत और अस्पष्ट हो जाएगा, यानी लगभग सरकार का सभी कार्य उसमें शामिल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाएगा और इस कारण से जो मूल कार्य है जो कि कार्यपालिका में क्रियान्वयन, उससे ये भटक जाएगा। तो बिल्कुल उल्टा है, उसमें कहा कि निश्चित क्षेत्र दे दिया, सीमित क्षेत्र दे दिया लेकिन निश्चित दिया। इसमें कहा कि बहुत बड़ा हो जाएगा और बड़ा इतना हो जाएगा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो इसका जो मूल कार्य है उससे ये डाइवर्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी कमी होगी, वो यह है कि नीति निर्माण करना वास्तव में राजनीति का कार्य ही है और राजनीति के कार्य में प्रशासन हस्तक्षेप करेगा। यदि ये मान लिया जाए कि प्रशासन का कार्य नीति निर्माण करना भी है तो फिर राजनेता क्या करेंगे? राजनेताओं का कार्य भी तो नीति निर्माण करना है। तो जब दोनों व्यक्ति, दोनों वर्ग एक कार्य को करेंगे तो उनमें आपस में टकराहट उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार से ये दो दृष्टिकोण, व्यापक और संकुचित, हमने देखे। इसके बाद है तीसरा, पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण। ये बहुत ही ज़्यादा संकुचित है, लूथर गुलिग द्वारा दिया गया है। पर चूंकि चाहे दृष्टिकोण संकुचित हो या व्यापक हो,
लोक प्रशासन करता क्या है, उसके कार्य क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, ये स्पष्ट करने का विभिन्न विद्वानों ने प्रयास किया है। तो पोस्ट कोप दृष्टिकोण लूथर गुलिक ने दिया है और इस दृष्टिकोण में प्रशासन और प्रबंध को एक माना है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि प्रशासन और प्रबंध में अंतर भी किया है और कुछ लोगों ने उसको समानार्थी माना है। जिन लोगों ने समानार्थी माना है उन्होंने ये कहा है कि निजी क्षेत्र में प्रबंध कहते हैं और सरकारी क्षेत्र में उसको प्रशासन कहता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, प्रशासन और प्रबंध में अंतर यह नहीं करते हुए एक ऐसा दृष्टिकोण देता है जो दोनों को एक मानता है। प्रशासन को एक सार्वभौमिक प्रशासनिक विज्ञान मानता है। अब सार्वभौमिक का अर्थ क्या हुआ? सार्वभौमिक का अर्थ हुआ कि जो सभी जगह एक जैसा हो, यूनिवर्सल जिसे कहें, सभी जगह एक जैसा हो, सभी काल परिस्थितियों में उसके परिणाम एक जैसे आए, तो उसे कहेंगे सार्वभौमिक। तो प्रशासन को सार्वभौमिक माना है, अर्थात प्रशासन को चाहे निजी क्षेत्र हो, चाहे सरकारी क्षेत्र हो, चाहे सैनिक क्षेत्र हो, चाहे नागरिक क्षेत्र हो, सभी में इसको लागू किया जा सकता है, इसलिए इसको सार्वभौमिक माना है। तो गुलिक के अनुसार प्रशासन 7 तत्वों से मिलके बना है। ये 7 तत्व एक्चुअली जो है पहले अल्फ़ाबेट हैं उन सभी कार्यों के जो व्यवस्थापिका माफ़ कीजिए कार्यपालिका जिन कार्यों को करती है, 7 कार्यों को, या प्रशासन जिन कार्यों को करता है उसके ये 7 अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग के लेके ये पोस्ट कोप शब्द बनाया है गुलिक ने। इसको देखिए, पी से अर्थ आया प्लानिंग यानी नियोजन। नियोजन का अर्थ है कि संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधन का उपयोग सुनिश्चित करने वाली योजनाएं बनाना, कार्य नीतियां बनाना और प्राथमिकताएं तय करना। प्लानिंग आप यह समझे सिंपल कि योजना बनाना, संगठन के जो कार्य हैं उनको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। अन्य शब्दों में प्लानिंग का देखिए अर्थ दिया, क्या करना है, पहला तो क्या करना है, कैसे करना है, किस विधि से करना है, अर्थात कब करना है यानी करने का समय क्या हो, पहले करना है, बाद में करना है, कब करना है, और जब किया जाए कार्य तो कौन से साधनों का उपयोग करना है, किन व्यक्तियों के द्वारा उसको किया जाना आदि प्रश्नों का पहले से निर्धारण करना कहलाता है प्लानिंग या नियोजन। तो सबसे पहला प्रशासन कार्य करता है कि योजनाएं बनाता है, प्लान बनाता है, ताकि संगठन के जो लक्ष्य हैं, संगठन के लक्ष्य जैसे मान लीजिए एक संगठन का लक्ष्य है सड़क बनाना, एक संगठन का लक्ष्य है पेयजल की आपूर्ति करना, एक संगठन का लक्ष्य है चिकित्सा व्यवस्था। तो इस प्रकार से लक्ष्य कोई भी हो सकता है, जिसे हम सामान्य लक्ष्य या जो सार्वजनिक हित पूरा करने वाला लक्ष्य होता है वो प्रशासन की परिभाषा में हम देख चुके हैं, तो वो लक्ष्य हो सकता है। तो प्लानिंग करना। उसके बाद दूसरा कार्य है ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठित करना। संगठित करने का अर्थ है कि सामग्री और मनुष्य और यंत्र उपकरण इन सब को मिलाकर एक संगठन की स्थापना करने के बाद उस संगठन में सत्ता के औपचारिक ढांचे की स्थापना करना। यानी संगठित करने का अर्थ है कि आपने संगठन बना लिया, लेकिन उस संगठन में संबंधों का निर्धारण कीजिए, अर्थात कि कौन किसके अधीन होगा और कौन किसका अधिकारी होगा। दूसरी चीज़ है कि उनको कार्य और प्रक्रियाएं उनको अलॉट की जाए कि कौन व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, यानी कार्य और उत्तरदायित्व का उन व्यक्तियों में विभाजन करना। या यहाँ पर ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये देखा जाता है कि राइट मैन टू राइट जॉब के सिद्धांत को फॉलो किया जाता है, यानी सही व्यक्ति को सही कार्य मिले। उसके बाद उनको अधिकार या सत्ता सौंपना। यह निश्चित है कि यदि आप किसी व्यक्ति को उत्तरदायित्व या कार्य सौंपते हैं कि यह कार्य आपको करना है, तो उस कार्य से संबंधित सत्ता या अधिकार भी सौंपना जरूरी है। ये संगठन प्रशासन का तत्व भी है, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। फिर है कार्मिकों के आपसी संबंधों का निर्धारण। जैसा अभी मैंने बताया कि अधिकारी कौन होगा, अधीनस्थ कौन होगा, यानी कौन सुपीरियर होगा और कौन जूनियर होगा, ये तय करना, कौन कौन सा कार्य करेगा
उसके अधिकार क्या होंगे, उसके कर्तव्य या उत्तरदायित्व क्या होंगे, यह निर्धारित करना कहलाता है संगठित करना। उसके बाद है कार्मिक व्यवस्था, स्टाफिंग। स्टाफिंग का अर्थ हुआ कि जो कर्मचारी हैं उनसे संबंधित कार्य, क्या क्या कार्य हैं, कर्मचारियों की भर्ती करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनका यथा समय प्रमोशन करना, उनको काम की अच्छी परिस्थितियां उपलब्ध कराना, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, इत्यादि इत्यादि। तो कर्मचारियों से संबंधित, जिसे हम पर्सनल मैनेजमेंट या पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, वो कार्य करना कहलाता है स्टाफिंग। फिर आया आपका डी। डी से बनता है निर्देशित करना, यानी अब आपने संगठन बना लिया, उसमें व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी, अब आपको उनको निर्देश देना पड़ेगा कि उनको करना क्या है। लेकिन निर्देश देने से पहले आपको निर्णय भी करने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपको उनको कई बार प्रभावित इस प्रकार से करना पड़ेगा कि वो अपना कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, उसे कहते हैं नेतृत्व। तो देखिए, पहला आप निर्णय करें, उन निर्णयों को आदेश में लिखित आदेशों में समायोजित करें, फिर कार्मिकों को कार्य और उद्देश्य की ओर प्रवृत्त करें, यानी उनको इस प्रकार से मोटिवेट करें कि वो काम करने के लिए तैयार हो जाए। फिर एक नेता की भूमिका भी निभाएं, यानी उनको इस ढंग से प्रभावित करें कि वो कार्य करने के लिए अपने अपने नेता को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाए। और नियंत्रण भी स्थापित करें। नियंत्रण का अर्थ है कि यदि कार्य निर्धारित योजना इसके अनुसार नहीं चल रहा है तो फिर उसको सुधार की कार्रवाई करना नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि कार्य करने से ही रोक दे। नियंत्रण में यह देखा जाता है कि योजना के अनुसार, लक्ष्य के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो सुधार की कार्रवाई करना। उसके उपरांत आया समन्वय। समन्वय का सिंपल अर्थ है कि 10 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, 100 व्यक्ति किसी कार्य को कर रहे हैं तो उनका कार्य में एकरूपता होनी चाहिए। कार्यों में एकरूपता होने का अर्थ है कि यदि एक सड़क बनानी है ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ और इधर आपका सी बिंदु है, तो टारगेट यह है कि बिंदु ए से बी तक बनानी है। अब मान लीजिए 90 लोग तो ए से बी तक बना रहे हैं लेकिन 10 लोग ए से सी तक बनाने लग गए, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए कार्य की एकरूपता का अर्थ है कि एक ही दिशा में कार्य करें। साथ ही साथ उनके कार्य इस ढंग से होने चाहिए कि एक का कार्य दूसरे के कार्य में सहयोगी बन जाए, यानी दूसरे के कार्य को करने में सुविधाजनक बने। ऐसा ना हो कि एक का कार्य दूसरे के कार्य में बाधा उत्पन्न करे। तो सहयोगी भावना आए उसमें, साथ ही साथ उनमें टीम स्पिरिट आए, यानी सब एक ही लक्ष्य की, जैसे क्रिकेट का मैच या फुटबॉल का मैच हम देखते हैं तो उसमें सभी का एक ही लक्ष्य होता है, जीतना। ऐसा नहीं है कि 6 व्यक्तियों का या 5 व्यक्तियों का लक्ष्य जीतना हो और 4 व्यक्तियों 3 व्यक्तियों का लक्ष्य हारना हो, ये नहीं हो सकता। तो इसको कहते हैं टीम स्पिरिट। उसके उपरांत आया रिपोर्टिंग, यानी प्रतिवेदन देना। रिपोर्टिंग का अर्थ हुआ कि जो कार्य किए जा रहे हैं उनके रिकॉर्ड रखे जाएं, उन रिकॉर्ड्स की जांच की जाए, शोध और रिसर्च किया जाए और उसके द्वारा उच्च अधिकारी स्वयं को और अधीनस्थ दोनों को सूचित रखें। यानी जो भी कार्य में प्रक्रियाएं की गई है उनके सबके रिकॉर्ड रखे जाए। आगे हम मैक्स वेबर को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मैक्स वेबर कहते हैं कि प्रत्येक कार्रवाई का रिकॉर्ड, लिखित रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। तो ये ज़रूर भी है क्योंकि सैकड़ों व्यक्ति, हजारों व्यक्ति, लाखों व्यक्ति कार्य करते हैं, तो ऐसी दशा में हर व्यक्ति ने किसने क्या किया, किसने कितने साधनों का उपयोग किया, इसका मेमोरी इसकी रखना मस्तिष्क में बहुत मुश्किल है। इसलिए लिखित में रिकॉर्ड रखा जाए। साथ ही साथ जांच होती रहे, शोध होते रहें और दोनों को सूचित रखना, इन्फॉर्म्ड रहे कार्य की लेटेस्ट परिस्थिति से दोनों अधिकारी और अधीनस्थ। इसके लिए जरूरी है एक संचार प्रणाली, यानी कम्युनिकेशन हो दोनों के बीच, अधिकारी और अधीनस्थ के बीच में कम्युनिकेशन जारी रहे, तभी यह संभव हो पाएगा। उसके उपरांत देखिए अंतिम इसका है बस्टिंग। बस्टिंग का अर्थ है कि बजट जो बनाया गया है उसके अनुसार कार्य करें। यानी बजट में जैसे मान लीजिए कि किसी तहसील में पेयजल की आपूर्ति के लिए
500 करोड़ का बजट बनाया गया है, तो 500 करोड़ रुपए उसे अलॉट किए गए उस कार्य के लिए। अब ये देखना है कि उस 500 करोड़ का यूज कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो नियोजन किया जाए, वित्तीय नियोजन, केवल वित्त से संबंधित। उसके बाद जब भी खर्च हो तो उसका लेखांकन किया जाए। और वित्तीय नियंत्रण का क्या अर्थ हुआ? फिर वही बात आई, नियंत्रण का अर्थ रोकना नहीं है। नियंत्रण का अर्थ सामान्य भाषा में ये लगाया जाता है कि किसी को कोई कार्य करने से रोक देना नहीं। नियंत्रण का अर्थ है कार्य होता रहे लेकिन कार्य प्लान के अनुसार हो, ये चेक करना। और जो ही प्लान से डाइवर्ट होता है कार्य तो उसको वहाँ पर सुधार की कार्रवाई कर देना, ये नियंत्रण है। तो पहले तो इस 500 करोड़ रुपए को खर्च कैसे करना है। दूसरा, जब भी खर्च हो इसका लेखांकन करना है। और उसके उपरांत यदि खर्च निर्धारित लक्ष्य से बाहर जा रहा है, निर्धारित जो उद्देश्य उस पर खर्च न होकर किसी अन्य मद पे खर्च हो रहा है, तो फिर उसको नियंत्रित करना है। तो इस प्रकार से ये बजट के साथ साथ चलता है। बजटिंग का अर्थ बजट बनाना नहीं हुआ, बजट में जो एलोकेशन हुआ है उसका पूरा सदुपयोग करना। तो इस प्रकार से ये 7 हमने पोस्ट कॉर्प के कार्य देखे। अब पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण की कुछ आलोचनाएं या कमियां भी हैं, और इन कमियों के कारण लेविस मरियम ने जो है विषय वस्तु दृष्टिकोण का विकास किया। तो फिलहाल हम देख लेते हैं इसमें कमियां क्या क्या है। तो देखिए, पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण गुलिक द्वारा प्रतिपादित प्रशासन को प्रबंध के रूप में देखता है। हमने ये पहले ही बता दिया, प्रशासन प्रबंध दोनों एक हैं इस दृष्टिकोण के अनुसार। दूसरा है, ये लोक प्रशासन को सार्वभौमिक स्वरूप की बात करता है। मैंने अभी कहा है हर जगह जो लागू हो जाए लोक प्रशासन या प्रशासन के बारे में गुलिक कहते हैं कि प्रशासन अलग अलग नहीं होता है, निजी क्षेत्र हो चाहे सरकारी क्षेत्र हो, सभी में एक ही होता है। प्रशासन के स्वरूपों में अंतर को बिल्कुल क्या कर देता है, खारिज कर देता है। लेकिन विद्वानों ने अनेक आधारों पर आलोचना की। क्या क्या आलोचना है पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण की? कि पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण में सम्मिलित कार्य केवल प्रशासन की प्रबंधकीय प्रकृति, यानी प्रबंध के जो कार्य हैं वास्तव में ये पोस्ट कॉर्प में वही कार्य है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये संपूर्ण प्रशासन नहीं है। हमने देखा विस्तृत या व्यापक दृष्टिकोण में कि प्रशासन नीति निर्माण भी करता है, और बहुत से कार्यों का इसने जो है स्थान नहीं दिया। आलोचकों के अनुसार संपूर्ण प्रशासन होना तो दूर, ये प्रशासन का एक महत्वपूर्ण भाग भी नहीं है। ये केवल सामान्य तकनीक है प्रबंध की जो कहीं भी लागू की जा सकती है, इसको प्रशासन नहीं कहेंगे। यानी ये कहना चाहते हैं पोस्ट कॉर्प बिल्कुल जनरल तकनीक है जो कहीं भी लागू की जा सकती है। परिवार, मंदिर, दुकान, क्लब कहीं भी दिखाई दे जा सकती है। हर जगह आप देखेंगे, परिवार की बात कर लें तो वहाँ भी प्लान बनाया जाता है, बस्टिंग की जाती है, निर्देश दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 7 सामान्य तकनीकें हैं ये तो हर जगह जीवन के हर क्षेत्र में चलती रहती है, तो इसलिए इनको प्रशासन नहीं कह सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि साहब कुछ कार्यों की जो प्रशासन कार्य करता है उसकी इस पोस्ट को में अवहेलना हो गई। वो कार्य कौन से? नीति निर्माण में भाग लेता है, जैसा कि व्यापक दृष्टिकोण कहता है। एक आया मूल्यांकन, यानी प्रशासन ने जो कार्य किए हैं उसका मूल्यांकन भी तो होता है, तो वो मूल्यांकन इसमें नहीं है। कानून निर्माण, कानून निर्माण में भाग लेता है प्रशासन। एक और कार्य करता है प्रशासन, जनसंपर्क, जनता से संपर्क साधता है, उनकी समस्याओं की बारे में जानकारी प्राप्त करता है, फिर देखता है समस्याओं का समाधान हुआ या नहीं हुआ। तो प्रशासक की ये गतिविधियां हैं जिसको स्थान नहीं दिया। तो फिर इस आलोचना से बाध्य होके लूथर गुलिक ने 1971 में क्या किया कि एक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू पत्रिका है उसमें अतिथि संपादक के रूप में एक संपादकीय लिखा, और उसमें पोस्ट का में ई जोड़ दिया। ई का अर्थ हुआ मूल्यांकन, इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन को जोड़ के इसको पोस्ट डी कॉर्प कह दिया, यानी ये डी के बाद जोड़ा है ई, तो पोस्ट डी कॉर्प इसको कह दिया। उसके उपरांत कुछ और आलोचनाएं आई हैं कि प्रशासन का वास्तविक मर्म क्या है, यानी प्रशासन की जो कोर थिंग है वो क्या है। कोर थिंग है वास्तव में लोगों को दी जाने वाली सेवाएं होती है। इसलिए जब हम इसको ध्यान में रखते हैं
तो प्रत्येक एजेंसी का एक पोस्ट स्कोप बनेगा। इसका अर्थ यह है कि जैसे चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग, ये दो विभाग हैं, इन दोनों विभागों के कार्य अलग हैं और इन दोनों विभागों के प्लान, इन दोनों विभागों के कंट्रोल का तरीका, बस्टिंग, ये सब अलग है। तो चिकित्सा विभाग का पोस्ट स्कोप अलग हो जाएगा और शिक्षा विभाग का पोस्ट स्कोप अलग हो जाएगा। तो प्रत्येक विभाग का जो लोगों को जैसी सेवा देती है उसका अपना एक पोस्ट स्कोप बन जाएगा। तो इसलिए फिर ये सार्वभौमिक कहाँ रहा, जबकि लूथर गुलिक कहते हैं कि सब जगह एक सा होता है, जबकि ये आलोचना कहती है कि नहीं, प्रत्येक का अपना एक अलग पोस्ट स्कोप होता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी सेवा प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार से मानव संबंधवादी जो है, एल्टन मेयो एक थिंकर हुए, उन्होंने मानव संबंध उपागम दिया जिसका हम अध्ययन आगे करेंगे। उन्होंने पोस्ट स्कोप दृष्टिकोण की आलोचना की कि उन्होंने जो है प्रशासन को एक मशीन के जैसे मान लिया कि एक मशीन होती है, निर्धारित कार्य करती है, वैसे ही प्रशासन है जो पोस्ट स्कोप संबंधी 7 कार्य करता है। इसको कहीं भी लगा दो आप, वो वही कार्य करेगा। और दूसरा है कि बिल्कुल इस कारण से जब उसमें नवीनता नहीं हो, परिवर्तनशीलता या गतिशीलता नहीं हो, प्रशासन तो परिस्थितियों के अनुसार उसमें गतिशीलता या परिवर्तनशीलता आती है, वो नहीं होने से ये एक शुष्क, निर्जीव और संवेदनाहीन तंत्र बन गया। मगर प्रशासन में कौन कार्य करता है? वास्तव में मानव, और मानव जो है वो संवेदनाओं से युक्त जीवित प्राणी है। इसलिए इसमें कार्यरत मानवों की संवेदनाएं, उनकी समस्याएं क्या है, उनकी स्थितियां क्या है, उनकी कार्य दशाएं, और साथ ही साथ अनौपचारिक संबंध। अनौपचारिक संबंध का अर्थ है कि जो संगठन में उनके संबंध है, संगठन में वो अधिकारी और अधीनस्थ है या सहकर्मी है, लेकिन बाहर उनके संबंध कैसे हैं, इन संबंधों को भुला दिया गया है। इस आलोचना को हम जब मानव संबंध उपागम पढ़ेंगे तो उसमें और विशेष तरीके से इसको डील करेंगे। फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं। फिर आया कि व्यावहारिक प्रशासन व्यवहारवादी जो है, व्यवहारवादियों में हर्बर्ट साइमन ने व्यवहारवादी उपागम भी दिया गया है। व्यवहारवादी उपागम ने इस लूथर गुलिक, हेनरी फेयोल और उर्विक इत्यादि द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे ये 7 कार्य, इनकी बहुत आलोचना की है और इनको यांत्रिक कहा है। जैसे एक यंत्र में, जैसा ही इसने कहा मेयो ने, एल्टन मेयो ने, कि मशीन के जैसे है, वैसे ही इसको यांत्रिक कहा है, एक यंत्र की भांति कहा है कि जिस प्रकार एक यंत्र कार्य करता है वैसे प्रशासन कार्य करता है। और इन सिद्धांतों को कहावतें कहा है। कहावतें इस सेंस में कहा है, आगे हम देखेंगे कि व्यवहारवादियों ने कहा कि प्रशासन के जो सिद्धांत है वो पेयर में उपलब्ध है, यानी जोड़े में उपलब्ध है। जैसे ए और बी हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो ए कुछ करने का कहता है, बी बिल्कुल उसके उल्टा करने का कहता है। तो 2 सिद्धांत है ए और बी। ए जो कुछ करने का कहता है, बी बिल्कुल उल्टा करने का कहता है, और दोनों ही सही नज़र आते हैं। तो इसलिए इनको कहावतें कहा। कहावतें वो होती है जो एक ही बात के ऊपर 2 तरीके की बातें कहती है, एक अलग और दूसरी उसकी विपरीत, इसलिए इनकी आलोचना की है। तो कुल मिला के ये जो दृष्टिकोण है, निष्कर्ष रूप में कहें तो तकनीक निर्देशित है, विषय निर्देशित नहीं। विषय का अर्थ है उस एजेंसी या संगठन द्वारा कौन सी सेवा प्रदान की जाती है। जैसे चिकित्सा विभाग चिकित्सा सेवा प्रदान करता है, परिवहन विभाग परिवहन से संबंधित, इस प्रकार से रक्षा विभाग देश की रक्षा से संबंधित, इस प्रकार की जो सेवाएं हैं उनका स्थान न देके इसने केवल पोस्ट को यानी प्रबंध की 7 कार्यों या तकनीकों को स्थान दिया है, इसलिए इसको तकनीकी दृष्टिकोण कहा जाता है। इस तकनीकी दृष्टिकोण या पोस्ट को दृष्टिकोण की आलोचना स्वरूप ही एक नए दृष्टिकोण का आविष्कार हुआ, जिसे कहेंगे विषय वस्तु दृष्टिकोण। इसको लेविस मरियम ने दिया है। तो अगले वीडियो में हम विषय वस्तु दृष्टिकोण को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।